नमस्कार दोस्तों, लक्ष्य कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर मैं सुरेंद्र कुमार आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज राज्य व्यवस्था में एक महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। आज का जो हमारा विषय रहेगा वो है राष्ट्रपति, यानी भारत का राष्ट्रपति, जहां से अधिकतर प्रश्न पूछे जाते हैं। भारत का राष्ट्रपति होता है वो हमारी गणतंत्रात्मक व्यवस्था का मुखिया होता है। गणतंत्रात्मक व्यवस्था यानी जिसका राष्ट्राध्यक्ष जनता के द्वारा चुना जाता हो, वह व्यवस्था गणतंत्रात्मक व्यवस्था। और इस व्यवस्था का मुख्य है वो हमारा भारत का राष्ट्रपति होता है। देखिए आप, राष्ट्रपति में क्या क्या व्यवस्थाएं की गई है। देखिए, राष्ट्रपति की व्यवस्था वो संविधान के अनुच्छेद 52 में कहा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। भारत का क्या होगा? एक राष्ट्रपति होगा। दूसरा, अनुच्छेद 53 में कहा गया है कि भारत का जो राष्ट्रपति होगा वो भारत की कार्यपालिका का संवैधानिक प्रधान होगा। कैसा प्रधान होगा? संवैधानिक प्रधान होगा। अब यहां से कई बार प्रश्न पूछा जाता है मित्रों, क्या है कि भारत की कार्यपालिका का संवैधानिक प्रधान कौन? हमारा स्पष्ट उत्तर होगा राष्ट्रपति। लेकिन प्रश्न पूछा जाता है कि भारत की कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान कौन है, तब में थोड़ा सा ध्यान देना है। देखिए, ऐसा कोई भी प्रावधान नहीं है, हमारे संविधान में कहीं भी नहीं कहा गया कि भारत की कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान होता है। लेकिन राष्ट्रपति की अधिकतर शक्तियों का, या कहें कि राष्ट्रपति है वो किसकी सिफारिश पर अधिकतर काम करता है? वो प्रधानमंत्री की सिफारिश पर काम करता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि राष्ट्रपति की शक्तियों को यूज कौन कर रहा है? वास्तविकता क्या है कि प्रधानमंत्री कर रहा है। इसलिए हम कह देते हैं कि भारत की कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान प्रधानमंत्री को कहते हैं। लेकिन इसका कोई संवैधानिक उल्लेख नहीं है। संवैधानिक उल्लेख प्रधान के बारे में स्पष्ट कहा गया है कि भारत की कार्यपालिका का संवैधानिक प्रधान कौन होगा? राष्ट्रपति होगा। अर्थात भारत में जो भी काम होंगे वो राष्ट्रपति के नाम से होंगे। जो भी नेशनल हाईवे का टेंडर निकलेगा वो किसके नाम से निकलेगा? राष्ट्रपति के नाम से। कोई IAS IPS की ज्वाइनिंग होनी है वो किसके नाम से? कोई कानून बनेगा तो किसके नाम से? यानी भारत में जो भी काम होगा केंद्र स्तर पर, संघीय स्तर पर, वो किसके नाम से होगा? राष्ट्रपति के नाम से होगा। इसलिए कहा जाता है कि भारत की कार्यपालिका का संवैधानिक प्रधान कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। लेकिन शक्तियों का प्रयोग प्रधानमंत्री करता है, इसलिए वास्तविक प्रधान किसको कह देते हैं? प्रधानमंत्री को कह देते हैं। लेकिन इसका उल्लेख संविधान में नहीं है। अब बात आती है कि प्रधानमंत्री को किसका प्रधान कहते हैं? यह भी कई बार पूछा जाता है। तो देखिए आप, कार्यपालिका का संवैधानिक प्रधान हमारा उत्तर होगा राष्ट्रपति। कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान हमारा उत्तर होगा प्रधानमंत्री। लेकिन संवैधानिक रूप से भारत के प्रधानमंत्री को क्या कहा जाता है? संवैधानिक रूप से पूछा जाए कि संवैधानिक रूप से भारत का प्रधानमंत्री क्या है, तो हमारा उत्तर होगा वह मंत्रिपरिषद का प्रधान है। क्या है? मंत्रिपरिषद का प्रधान। जैसे प्रश्न आ जाए कि भारत का प्रधानमंत्री होता है, भारत का प्रधानमंत्री होता है, उसमें ऑप्शन आ जाए कार्यपालिका का संवैधानिक प्रधान, बी आ जाए कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान, तीसरा आ जाए भारत की व्यवस्थापिका का प्रधान, चौथा आ जाए मंत्रिपरिषद का प्रधान। तो हमारा उत्तर क्या होगा? मंत्रिपरिषद का प्रधान। यानी हम कह सकते हैं कि संवैधानिक रूप से प्रधानमंत्री को मंत्रिपरिषद का प्रधान कहते हैं और राष्ट्रपति को कार्यपालिका का संवैधानिक प्रधान कहते हैं। इसके बाद में देखिए आप, अनुच्छेद 54 में राष्ट्रपति के निर्वाचक कर किया गया है। निर्वाचक मंडल यानी भारत का राष्ट्रपति है वो जनता के द्वारा चुना जाएगा। यानी भारत में गणतंत्रात्मक व्यवस्था है। भारत का जो राष्ट्राध्यक्ष होगा वो गण यानी जनता के द्वारा चुना जाएगा। इसके चुनाव में कौन कौन भाग लेता है, यानी उसका निर्वाचक मंडल कौन कौन होगा, इस बात पर हम जिक्र करते हैं। पहली बात तो है कि राष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होता है। कैसे होता है? अप्रत्यक्ष रूप से। भाग कौन कौन लेता है? देखिए आप,
पहली बात तो में ध्यान रखनी है कि राष्ट्रपति चुनाव में केवल और केवल कौन से सदस्य भाग लेंगे? केवल और केवल निर्वाचित सदस्य भाग लेंगे। कौन से सदस्य भाग लेंगे? निर्वाचित सदस्य। दूसरा, किसके निर्वाचित सदस्य? लोकसभा के निर्वाचित सदस्य। उसके बाद में राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य। तीसरा, विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। अर्थात हम कह सकते हैं कि राष्ट्रपति के चुनाव का जो निर्वाचक मंडल होता है, राष्ट्रपति के चुनाव में जो भाग लेते हैं वे केवल और केवल निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। इस निर्वाचन में संसद और विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेंगे। केवल किसके? संसद और विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। संसद हमें पता है कितने भाग? 2। लोकसभा और राज्यसभा, और विधानसभा के निर्वाचित सदस्य किसके चुनाव में भाग लेते हैं? राष्ट्रपति चुनाव में भाग लेते हैं। अब बात आती है विधानसभा। कौन सी विधानसभा? क्या राज्यों की विधानसभा? क्या केंद्र शासित विधानसभा? जिन राज्य जो केंद्र शासित है, जहां पर विधानसभा है, क्या उस विधानसभा के सदस्य भाग लेते हैं? यस, लेते हैं। यानी हम कह सकते हैं कि संसद के निर्वाचित सदस्य, संसद यानी लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य। दूसरा, 28 राज्य और 3 केंद्र शासित प्रदेशों की विधानसभा के केवल निर्वाचित सदस्य किस चुनाव में भाग लेते हैं? राष्ट्रपति चुनाव में। तो विधानसभा में क्या हो जाएगा? 28 राज्य और 3 केंद्र शासित प्रदेश जहां पर विधानसभा है, उन विधानसभा के केवल निर्वाचित सदस्य किस चुनाव में भाग लेते हैं? राष्ट्रपति। अब 3 कौन कौन से हो जाएंगे? हमें पता है, पहला है दिल्ली, एक है पांडिचेरी, और तीसरा हमें पता है, तीसरा केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है जिसमें विधानसभा है, वो है जम्मू एंड कश्मीर। कौन सा है? जम्मू एंड कश्मीर। तो कह सकते हैं कि 28 राज्य और 3 केंद्र शासित प्रदेश, दिल्ली, पांडिचेरी और जम्मू कश्मीर विधानसभा के निर्वाचित सदस्य किस चुनाव में भाग लेते हैं? राष्ट्रपति चुनाव में भाग लेते हैं। अब मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि राष्ट्रपति के चुनाव में विधान परिषद के सदस्यों की कोई भूमिका नहीं होती है। विधान परिषद हमें पता है कितने राज्य? 6 राज्य, 7 राज्य। जम्मू कश्मीर में विधानसभा अभी समाप्त कर दी है, लेकिन अभी कितने रह गए? 6 रह गए, पहले 7 थे। तो विधान परिषद के सदस्यों की कोई भूमिका नहीं होती है, पहली बात। दूसरा, जो संसद के मनोनीत सदस्य है, संसद के मनोनीत सदस्य, संसद के मनोनीत सदस्यों की क्या भूमिका होती है? नहीं होती है। केवल और कौन से सदस्य है? निर्वाचित सदस्य। तो क्या उत्तर हो जाएगा हमारा कि राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में केवल और केवल निर्वाचित सदस्य भाग लेंगे। और निर्वाचित कौन से? संसद यानी लोकसभा व राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, और दूसरा है विधानसभा के निर्वाचित सदस्य व केंद्र शासित प्रदेश जहां पर विधानसभा है उसके निर्वाचित सदस्य। विधान परिषद में मनोनीत सदस्यों की कोई भूमिका नहीं होती है। बात करें कि मनोनीत सदस्य कितने हैं, तो यदि हम पूछें कि संसद में मनोनीत सदस्य कितने हैं, तो हमारा सीधा सा उत्तर होगा कितने? 14। कितने होंगे? 14। कैसे? 12 राज्यसभा और 2 किसके? लोकसभा के। लेकिन इनकी राष्ट्रपति चुनाव में कोई भूमिका नहीं होती। तो 1954 में निर्वाचक मंडल का उल्लेख किया गया है। अब बात करें कि मनोनीत सदस्यों में एक आंग्ल भारतीय आता है, एंग्लो इंडियंस आता है। इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति लोकसभा में करता है और ये 2 सदस्य होते हैं। यानी अनुच्छेद 331 के तहत राष्ट्रपति 2 एंग्लो इंडियंस को लोकसभा में क्या करता है? मनोनीत करता है। क्या ये एंग्लो इंडियंस भाग लेते हैं? नहीं लेते हैं। हम यहां स्पष्ट कर चुके हैं कि कोई भी मनोनीत सदस्य राष्ट्रपति चुनाव में भाग नहीं लेगा। पर एक बात खास है इस चुनाव में, एक एंग्लो इंडियंस से
और आपने नाम भी सुना होगा, उनका नाम है डेरेक ओ ब्राउन। क्या नाम है? डेरेक ओ ब्राउन। डेरेक ओ ब्राउन ये प्रथम आंग्ल भारतीय है, प्रथम एंग्लो इंडियन है जिसने राष्ट्रपति चुनाव में भाग लिया। लेकिन जिस समय इन्होंने राष्ट्रपति चुनाव में भाग लिया तब ये राज्यसभा से निर्वाचित थे, मनोनीत नहीं थे। राज्यसभा में तृणमूल कांग्रेस के सदस्य के रूप में इनका निर्वाचन हुआ था, इसलिए प्रथम भारतीय, प्रथम आंग्ल भारतीय है जिन्होंने राष्ट्रपति चुनाव में भाग लिया था। तुम्हारा उत्तर क्या हो जाएगा? डेरेक ओ ब्राउन। बल्कि मनोनीत सदस्य जो आंग्ल भारतीय हैं वो राष्ट्रपति चुनाव में भाग नहीं लेते हैं, केवल और केवल कौन से सदस्य लेते हैं? निर्वाचित सदस्य। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं अपने अनुच्छेद 55। अनुच्छेद 55 में क्या व्यवस्था की गई है देखिए आप। अनुच्छेद 55 अनुच्छेद 55 में है विधि। विधि कैसी विधि? यानी राष्ट्रपति चुनाव की विधि कौन सी होती है? विधि होगी एकल संक्रमणीय, एकल संक्रमणीय, आनुपातिक, गुप्त मत प्रणाली। अनुच्छेद 55 में विधि कौन सी होगी कि राष्ट्रपति का चुनाव एकल संक्रमणीय, आनुपातिक, गुप्त मत प्रणाली से होगा। अब ये एकल संक्रमणीय क्या है देखिए आप। एकल संक्रमणीय का मीनिंग होता है चरण या चक्र या वरीयता। यानी राष्ट्रपति का चुनाव चरणों में होता है, राष्ट्रपति का चुनाव एक चक्र के हिसाब से होता है, राष्ट्रपति का चुनाव एक वरीयता के हिसाब से होता है। वरीयता यानी हमने सुना है कि भारत के ऐसे प्रथम राष्ट्रपति जो दूसरी वरीयता के अनुसार निर्वाचित हुए, दूसरे चरण के हिसाब से निर्वाचित हुए। तुम्हारा सीधा सा उत्तर होता है वीवी गिरी होता है। अब ये वरीयता क्या है? राष्ट्रपति चुनाव का, राष्ट्रपति जो चुनाव होते हैं उसमें एक निश्चित मत होते हैं, यदि वो मत नहीं प्राप्त होते हैं तो राष्ट्रपति का चुनाव होता है वो दूसरे चरण के हिसाब से होता है। इसमें सबसे नीचे के जो स्तर के जो सबसे कम वोट आते हैं उनको बाहर कर जाता है, उनका वोट है वो दूसरे सदस्यों में बांट दिया जाता है। एकल संक्रमण यानी चरणों में होता है। बात आती है आनुपातिक गुप्त मत प्रणाली। आनुपातिक यानी राष्ट्रपति चुनाव में जो वोट डालते हैं, जो संसद और विधानसभा के निर्वाचित सदस्य वोट डालते हैं, उनका वोट अनुपात में काउंट होगा। अनुपात यानी उनका परसेंट निकाला जाएगा, उसको कहा जाता है मत मूल्य। क्या कहा जाता है? मत मूल्य। यानी राष्ट्रपति के चुनाव में जो एक कोई एमपी या एमएलए वोट डाल रहा है उसका वोट एक में काउंट नहीं होता है, वो एक अनुपात में काउंट होगा। उस अनुपात को कहा जाता है मत मूल्य। अब ये मत मूल्य कैसे निकालते हैं देखिए आप। यदि हमें एक एमएलए का मत मूल्य निकालना है, एक विधायक का मत मूल्य निकालना है, तो कैसे निकालेंगे देखिए आप। उसमें आएगा राज्य की जनसंख्या, राज्य की जनसंख्या बटे राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य इंटू 1000। यदि हम ऐसा करते हैं तो किसका मत मूल्य आएगा? एक विधायक का मत मूल्य आएगा, एक विधानसभा सदस्य का मत मूल्य आएगा। राज्य की जनसंख्या, कौन सी जनसंख्या? कौन सी जनसंख्या? यानी जनगणना 1971 में जो जनसंख्या थी वो आएगी राज्य की जनसंख्या। यानी एमएलएस का जब मत मूल्य निकाला जाता है उसमें राज्य की जनसंख्या ली जाती है, उसका आधार कौन सा होता है? 1971 की जनगणना। यदि इस आधार पर हम मत मूल्य निकालें तो सभी राज्यों का विधायकों का मत मूल्य अलग अलग होता है, क्योंकि सभी राज्यों में जनसंख्या क्या होती है? अलग अलग होती है। यदि बात करें राजस्थान की, तो राजस्थान के एक एमएलए का मत मूल्य कितना है?
129 है। बात करें हरियाणा के एक एमएलए की, तो हरियाणा के एक एमएलए का मत मूल्य कितना है? 112 है। यानी हरियाणा के एक एक विधायक का जो वोट है वो कितने में काउंट होगा? 112 में होगा। ये होता है मत मूल्य, यानी एक एमएलए का मत मूल्य। अब बात करते हैं एक एमपी, एक सांसद का मत मूल्य या एक संसद सदस्य का मत मूल्य कैसे निकालते हैं। देखिए आप, एक संसद के सदस्य का मत मूल्य हमें निकालना है तो क्या होगा? देखिए, राज्य विधानसभा सदस्यों का कुल मत मूल्य, दोबारा देखिए, राज्य विधानसभा सदस्यों का कुल मत मूल्य। क्या मीनिंग हुआ इसका? जिस प्रकार हमने हरियाणा के एक विधायक का मत मूल्य निकाला, राजस्थान के एक विधायक का मत मूल्य निकाला, जैसे यूपी के एक विधायक का मत मूल्य 188, उसी प्रकार सभी राज्यों की विधानसभा सदस्यों का मत मूल्य अलग अलग होता है। उन सभी विधानसभा के सदस्यों के मत मूल्य को क्या कर देंगे? योग कर देंगे, जोड़ देंगे, बटा संसद के कुल निर्वाचित सदस्यों का इसमें भाग देते हैं। यदि ऐसा करते हैं तो किसका मत मूल्य आता है? एक एमपी, एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का आता है, एक सांसद का मत मूल्य आता है, एक संसद सदस्य का मत मूल्य आता है, और ये पूरे भारत में समान है। यदि राजस्थान का एक सांसद है उसका मत मूल्य कितना होगा? 708 होगा, हरियाणा का भी इतना होगा, यूपी का इतना होगा, दिल्ली का भी इतना ही होगा। तो कह सकते हैं कि एक एमपी का मत मूल्य कितने में काउंट होता है? 708 में होता है। बात कर रहे थे विधि की, और विधि कौन सी होती है? हमने पढ़ी एकल संक्रमणीय आनुपातिक गुप्त मत प्रणाली। इस विधि से राष्ट्रपति का चुनाव होता है। अब अपने नेक्स्ट देखते हैं। देखिए, नेक्स्ट है अनुच्छेद 56। अनुच्छेद 56 में क्या व्यवस्था की गई है? अनुच्छेद 56 में है कार्यकाल। क्या है? कार्यकाल। अब सामान्य सी बात है कि राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? 5 साल होता है। क्या होता है? 5 साल होता है। क्या उसे 5 साल से पहले वो त्यागपत्र दे सकता है? क्या उसे 5 साल से पहले हटाया जा सकता है? ये बातों का भी उल्लेख है। देखिए मित्रों, एक महत्वपूर्ण प्रश्न आता है कई बार हटाने से संबंधित, और हमने सुना भी है कि राष्ट्रपति को महाभियोग से हटाया जाता है। राष्ट्रपति को हटाने की जो प्रक्रिया है वो महाभियोग प्रक्रिया है। क्या इस महाभियोग प्रक्रिया का उल्लेख किसमें है? इसमें लैंग्वेज में थोड़ा सा अंतर है। देखिए आप, आ जाए राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र, राष्ट्रपति को महाभियोग से हटाया जा सकता है। महाभियोग से हटाया जा सकता है, हटाया जा सकता है। राष्ट्रपति को महाभियोग से हटाया जा सकता है, ये बात किस अनुच्छेद में लिखी गई है? तो हमें ध्यान रखना है, हमारा उत्तर क्या होगा? 56। लेकिन यदि पूछ ले कि राष्ट्रपति को हटाने के लिए महाभियोग प्रक्रिया का उल्लेख किसमें है, तब हमारा उत्तर 56 नहीं होगा, क्या होगा? 61 होगा। तो अनुच्छेद 56 में किसका उल्लेख है? राष्ट्रपति के कार्यकाल का। और राष्ट्रपति का जो कार्यकाल होता है वो कितना साल होता है? अनुच्छेद 56 के अनुसार 5 साल होता है। 5 साल से पहले वो त्यागपत्र दे सकता है, उसे महाभियोग से हटाया भी जा सकता है। अब मान लीजिए कि किसी राष्ट्रपति ने 2 साल काम किया। कितने साल काम किया? 2 साल काम किया। बाकी कितने साल बच गए? 3 साल बच गए। क्या राष्ट्रपति का नया जो निर्वाचन होगा वो क्या 3 साल के लिए होगा? नहीं। राष्ट्रपति का यदि ऐसी स्थिति होती है तो राष्ट्रपति का चुनाव नए सिरे से होता है, यानी पूरे 5 साल के लिए होता है। यदि कोई राष्ट्रपति का कार्यकाल बीच में अवरुद्ध हो गया है, बीच में उसने छोड़ दिया है, त्यागपत्र दे दिया है, 5 साल से पहले पद रिक्त हो गया है, तो जो नए चुनाव होंगे वो बाकी बचे टाइम के लिए नहीं होंगे, पूरे समय के लिए होते हैं, यानी पूरे 5 साल के लिए चुनाव होते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है अनुच्छेद 57।
अनुच्छेद 57 में क्या है? अनुच्छेद 57 में है कि राष्ट्रपति पुनः निर्वाचित हो सकता है, यानी राष्ट्रपति का पुनः निर्वाचन, राष्ट्रपति का पुनः निर्वाचन। क्या ऐसी कोई बाध्यता है भारत के संविधान में कि भारत में एक व्यक्ति एक ही बार राष्ट्रपति बन सकता है? नहीं, कोई ऐसी संवैधानिक बाध्यता नहीं है। इसमें हमारा संविधान मौन है। इसमें कोई भी व्यक्ति कितनी भी बार भारत का राष्ट्रपति बन सकता है, यानी राष्ट्रपति का पुनः निर्वाचन भी हो सकता है, कोई संवैधानिक बाध्यता नहीं है। ये बात किसमें लिखी गई है? अनुच्छेद 57, अनुच्छेद 57 में ये बात कही गई है। इस पर संविधान मौन है। क्या अमेरिका में ऐसा है? क्या अमेरिका का राष्ट्रपति अपने पद पर दोबारा बन सकता है? यस, वो केवल 2 बार बन सकता है। तीसरी बार अमेरिका में एक व्यक्ति अपने तीसरी बार पद पर निर्वाचित नहीं हो सकता, लेकिन भारत का संविधान इस पर मौन है। भारत में के संविधान के अनुसार कोई भी व्यक्ति कितनी बार अपने पद पर क्या हो सकता है? पुनः निर्वाचित हो सकता है भारत के राष्ट्रपति के रूप। आगे देखिए आप अनुच्छेद 58। अनुच्छेद 58 में है भारत के राष्ट्रपति की योग्यता, उसकी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। देखिए, योग्यता में मुख्यतः पूछी जाती है आयु। भारत का राष्ट्रपति वही बनेगा जिसकी उम्र कम से कम कितनी होनी चाहिए? ये न्यूनतम उम्र है, अधिकतम नहीं है। न्यूनतम कितनी? 35 साल। दूसरा, नागरिक कहां का होना चाहिए? भारत का नागरिक होना चाहिए। तीसरी बात, वह लोकसभा सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। लोकसभा सदस्य बनने की क्या रखता हो? योग्यता रखता हो। वह दिवालियापन, पागलपन जैसी स्थिति में ना हो। तो योग्यता का उल्लेख अनुच्छेद 58 में। योग्यता में उम्र पूछी जाती है, और भारत के राष्ट्रपति की उम्र है वो कम से कम कितना साल है? 35 साल है। दूसरा, कोई भी भारत के अलावा भारत का मूल निवासी क्या बन सकता है? भारत का राष्ट्रपति बन सकता है, लेकिन उसके लोकसभा सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। लोकसभा सदस्य बनने की योग्यता से हमारा मीनिंग यही है कि लोकसभा की मतदाता सूची में उसका क्या होना चाहिए? नाम होना चाहिए। अब नेक्स्ट देखिए अनुच्छेद 59 59 में देखिए आप, अनुच्छेद 59 यानी एकम 60 में कहा गया है कि राष्ट्रपति का जो चुनाव लड़ेगा उसके लिए कुछ कंडीशंस है, कुछ शर्तें लगाई गई है। शर्तें क्या है? देखिए आप, राष्ट्रपति का जो चुनाव लड़ेगा, जो नाम प्रस्ताव रख रहे हैं, जो नामांकन दे रहे हैं, उसका प्रस्ताव देने वाले प्रस्तावक कितने होने चाहिए? 50 सदस्य होने चाहिए। दूसरा, उस 50 सदस्यों के प्रस्ताव को अनुमोदन यानी स्वीकार करने वाले अनुमोदक ये भी कितने होने चाहिए? 50 होने चाहिए। बात करें जमानत राशि की, तो राष्ट्रपति का चुनाव लड़ेगा, वो जमानत राशि भी कितनी जमा कराएगा? 5,000 रुपए जमा कराएगा। यदि कुल मतों का वह 1/3 प्राप्त नहीं करता है तो ये जमानत राशि क्या मानी जाती है? जब्त मानी जाती है। ये आरबीआई में क्या हो जाती है? जमा हो जाती है। दोबारा देखिए आप, शर्तें लगाएगी राष्ट्रपति के चुनाव में। शर्तों का उल्लेख अनुच्छेद 59 में है। शर्तें यही है कि भारत का जो राष्ट्रपति होगा उसके लिए 50 प्रस्तावक चाहिए, 50 अनुमोदक चाहिए, जमानत राशि है वो 15,000 चाहिए। यदि कुल मतों का 1/6 प्राप्त नहीं करता है तो क्या हो जाएगी? वो जमानत राशि जब्त हो जाएगी। ये शर्तें लगाई गई है। आगे देखिए आप, देखिए मित्रों, एक शब्द है लाभ का पद। कौन सा पद? लाभ का पद। देखिए, कभी भी संविधान में लाभ के पद का उल्लेख जरूर किया गया है, और योग्यताओं में ये योग्यता जरूर आती है कि लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए, लेकिन कभी भी लाभ के पद को परिभाषित नहीं किया गया। सामान्यतः लाभ के पद को ये अर्थ निकाला जाता है कि वो अन्य जगह से कहीं से वेतन ना ले रहा हो। राज्यपाल है, मंत्री है, इनके पद को कोई लाभ का पद नहीं माना जाता है।
तो लाभ का पद भी नहीं होना चाहिए। आगे देखिए आप, अनुच्छेद 60 यानी 60, इसमें उल्लेख है शपथ का। राष्ट्रपति निर्वाचित होने के बाद शपथ किसकी लेगा, और शपथ लेगा तो किस अनुच्छेद के अनुसार लेगा, इस बात का उल्लेख है अनुच्छेद 60 में। देखिए मित्रों, शपथ 3 प्रकार की होती है। कौन कौन सी? पहली बात तो आप ये देखिए, 3 यानी ABC, यानी एक होती है संविधान की रक्षा, संविधान की रक्षा व लोक कल्याण। दूसरी शपथ होती है पद व गोपनीयता। कौन सी शपथ? पद व गोपनीयता। तीसरी है संविधान के प्रति निष्ठा, संविधान के प्रति निष्ठा व विश्वास। 3 प्रकार की शपथ मानी जाती है। निष्ठा व विश्वास की शपथ प्रत्येक भारतीय का कर्तव्य है कि वो शपथ ले। जो संविधान बनाया गया उस पर उसे निष्ठा होनी चाहिए, उसको विश्वास होना चाहिए। जो भी राजनीतिक पदाधिकारी हैं वो शपथ लेते हैं पद व गोपनीयता की। जो प्रशासनिक पद माने जाते हैं, राष्ट्रपति, मुख्य न्यायाधीश, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा अध्यक्ष, ठीक है ना, ये प्रशासनिक पद है। ये शपथ किसकी लेते हैं? संविधान की रक्षा और लोक कल्याण की शपथ। तो बात यही है कि हमारे भारत का राष्ट्रपति शपथ किसकी लेगा? संविधान की रक्षा और लोक कल्याण की शपथ लेगा। अब ये शपथ दिलाएगा कौन? ये शपथ दिलाएगा भारत का मुख्य न्यायाधीश। कौन दिलाएगा? शपथ दिलाएगा भारत का मुख्य न्यायाधीश। कौन दिलाएगा? भारत का मुख्य न्यायाधीश। यदि मुख्य न्यायाधीश ना हो, तो मुख्य न्यायाधीश नहीं होता है तो सर्वोच्च न्यायालय का कोई वरिष्ठ न्यायाधीश शपथ दिलाता है। कौन दिलाता है? वरिष्ठ न्यायाधीश शपथ दिलाता है। दोबारा सुनिए आप, भारत का राष्ट्रपति की शपथ का उल्लेख अनुच्छेद 60 में है। भारत का राष्ट्रपति है वो संविधान की रक्षा और जनता के लोक कल्याण की शपथ लेता है। भारत के राष्ट्रपति को शपथ है वो भारत का मुख्य न्यायाधीश दिलाता है। यदि मुख्य न्यायाधीश नहीं है तो सर्वोच्च न्यायालय का वरिष्ठ न्यायाधीश भारत के राष्ट्रपति को क्या दिलाता है? शपथ दिलाता है। अब नेक्स्ट देखिए आप, क्या हम भारत के राष्ट्रपति को हटा भी सकते हैं? जी हाँ, हम हटा सकते हैं, और इस बात का स्पष्ट उल्लेख है, और हमने कई बार पढ़ा भी है, और हमने कई बार पेपर में भी, एग्जाम्स में भी देखा है। इसमें सबसे ज्यादा क्वेश्चंस भी आते हैं, यानी राष्ट्रपति को हटाने की महाभियोग प्रक्रिया। कौन सी प्रक्रिया? महाभियोग प्रक्रिया। पहला प्रश्न तो यहीं से बनता है कि महाभियोग प्रक्रिया का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो हमारा उत्तर होगा अनुच्छेद 61। यदि मैं ऐसे पूछूं कि भारत के राष्ट्रपति को महाभियोग से हटाया जा सकता है, तब हमारा उत्तर क्या होगा? तब 61 नहीं होगा, तब हमारा अनुच्छेद 56 होगा, 56 होगा, 56 आंसर होगा। लेकिन यदि प्रक्रिया पूछी जाए, उसकी प्रोसेसिंग क्या होती है, तो हमारा उत्तर क्या होगा? अनुच्छेद 61 होगा। क्या व्यवस्था है इसमें देखिए आप। पहला प्रश्न तो यही है कि राष्ट्रपति को हटाने के लिए जो महाभियोग प्रक्रिया है वो किस देश के संविधान से ली गई है? कहां से ली गई है? अमेरिका के संविधान से ली गई है। देखिए मित्रों, जब हमारे देश का संविधान बनाया गया था तो संविधान विश्व के लगभग 60 देशों के संविधान का अध्ययन करने के बाद बना था, और इसलिए डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने उसे उधार का थैला कहा है। भारतीय संविधान को क्या कहा है? उधार का थैला। उन्हीं 60 देशों के संविधान में एक देश है अमेरिका। इस अमेरिका के संविधान से कौन सी प्रक्रिया ली गई है? महाभियोग प्रक्रिया ली गई है, और स्पष्ट रूप से उल्लेख भी है अनुच्छेद 61। देखिए इसमें कई कंफ्यूजन है, आप दूर करिएगा, मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं। देखिए भारत में केवल एक ही पदाधिकारी है जिसे महाभियोग से हटाया जाता है। वो कौन सा पदाधिकारी? राष्ट्रपति। अब आपने कई बुक्स में पढ़ा होगा, कई ऐसी गाइड्स में पढ़ा होगा कि भारत के न्यायाधीशों को भी महाभियोग प्रक्रिया से हटाया जाता है। स्पष्ट गलत है ये, ऐसा कोई उल्लेख नहीं है। जो भी जजेज है
या न्यायाधीश जो भी सर्वोच्च न्यायालय के हाई कोर्ट्स के हैं, उनको संसदीय प्रस्ताव से हटाया जाता है, पद से हटाना। उन्हें महाभियोग प्रक्रिया से नहीं हटाया जाता है। लेकिन जो न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया है, संसदीय प्रस्ताव, वो प्रक्रिया है कैसी? महाभियोग जैसी है, लेकिन महाभियोग नहीं है। तो इसलिए भारत के राष्ट्रपति को ही किस प्रक्रिया से हटाया जाता है? महाभियोग प्रक्रिया से हटाया जाता है। और भारत के किसी भी पदाधिकारी को महाभियोग से नहीं हटाया जाता। न्यायाधीशों को हटाने का प्रक्रिया होती है, वो संसदीय प्रस्ताव से उसे हटाया जाता है। लेकिन जो ये प्रक्रिया होती है, ये महाभियोग जैसी होती है। लेकिन कई गाइड्स में उसको आधार बनाकर कह देते हैं कि महाभियोग से हटा देते हैं, लेकिन गलत है। केवल एक ही पदाधिकारी है भारत में महाभियोग प्रक्रिया से हटाया जाने वाला, और वो पदाधिकारी कौन सा है? भारत का राष्ट्रपति। दोबारा देखिए, अनुच्छेद 61 में किस प्रक्रिया का उल्लेख? महाभियोग प्रक्रिया का उल्लेख। भारत में किस पदाधिकारी को महाभियोग प्रक्रिया से हटाते हैं? केवल और केवल राष्ट्रपति को हटाते हैं। यह प्रक्रिया कहां से ली गई है? अमेरिका से ली गई। अब कोई तो कोई कारण होगा ना, कारण और रीजन होगा कि संविधान का उल्लंघन। यह स्पष्ट रूप से कारण दिया गया है, संविधान का उल्लंघन। अतिक्रमण भी कहते हैं। यदि भारत का राष्ट्रपति संविधान का उल्लंघन करता है, अतिक्रमण करता है, तो उसके खिलाफ क्या लाया जा सकता है? महाभियोग प्रस्ताव लाया जा सकता है। तो कारण स्पष्ट दिया गया है संविधान में कि महाभियोग प्रस्ताव क्यों लाया जाएगा। तो संविधान के उल्लंघन पर लाया जाएगा, संविधान के अतिक्रमण पर लाया जाएगा। कारण क्या है? क्योंकि वह शपथ किसकी लेता है? वह संविधान की रक्षा और लोक कल्याण की शपथ लेता है। आगे देखिए आप, अगला प्रश्न आता है कि महाभियोग प्रस्ताव किस सदन में लाया जाएगा? यह भी कई बार पूछा जाता है। तो हमारा उत्तर होगा संसद के किसी भी सदन में। संसद के किसी भी सदन में। यह महाभियोग प्रक्रिया में जो महाभियोग प्रस्ताव लाया जाएगा, वो कोई जरूरी नहीं है कि सबसे पहले लोकसभा में लाया जाए, ये जरूरी नहीं है राज्यसभा में लाया जाए। जहां पर बहुमत होता है उसी के हिसाब से होता है। और ये कहा गया है कि महाभियोग प्रस्ताव संसद के किसी भी सदन में लाया जा सकता है। लेकिन लाने के लिए सहमति कितने सदस्यों की चाहिए? लाने के लिए सहमति आवश्यक है, और सहमति आवश्यक है कितने सदस्यों की? 1/4 सदस्यों की सहमति इसमें आवश्यक है, तब यह संसद के किसी भी सदन में प्रस्ताव लाया जा सकता है। दूसरा, इस महाभियोग प्रस्ताव में भाग कौन कौन लेता है? महाभियोग प्रस्ताव में भाग कौन कौन लेता है? तो हमारा उत्तर होगा संसद के सभी सदस्य। संसद के सभी सदस्य। दोबारा देखिए आप, अनुच्छेद 61 में किस प्रक्रिया का उल्लेख? महाभियोग प्रक्रिया का उल्लेख। कहां से ली गई? अमेरिका से ली गई। किस पदाधिकारी को भारत में महाभियोग से हटाते हैं? हमारा उत्तर होगा राष्ट्रपति को। कारण क्या होगा राष्ट्रपति को महाभियोग से हटाने का? संविधान का उल्लंघन या अतिक्रमण। क्यों? क्योंकि वह शपथ किसकी लेता है? संविधान की रक्षा और लोक कल्याण की। अगला प्रश्न, राष्ट्रपति को हटाने के लिए महाभियोग प्रस्ताव किस सदन में लाया जाता है? तो किसी भी सदन में लाया जा सकता है। कोई शर्त नहीं है कि सबसे पहले लोकसभा में आएगा, कोई शर्त नहीं है कि राज्यसभा में आएगा। किसी भी सदन में सबसे पहले प्रस्ताव लाया जा सकता है। लेकिन कितने सदस्यों की सहमति आवश्यक है? 1/4 सदस्यों की सहमति आवश्यक है। बाद में यदि प्रस्ताव लाया जाता है तो उसमें भाग कौन कौन लेगा? उसमें भाग लेंगे संसद के सभी सदस्य। सभी से हमारा मीनिंग है इसमें निर्वाचित सदस्य भी भाग लेंगे, और इसमें मनोनीत सदस्य भी क्या लेंगे? भाग लेंगे। लेकिन लेंगे किसके? संसद के। विधानमंडल के सदस्यों की इसमें कोई भूमिका नहीं होती है। विधानसभा विधान परिषद सदस्यों की कोई भूमिका नहीं होती है। विधानसभा के सदस्यों, केवल निर्वाचित सदस्यों की भूमिका उसके निर्वाचन में होती है। उसके महाभियोग में कोई उनकी भूमिका नहीं होती है। केवल और केवल कौन से सदस्य? संसद के सदस्य। और कैसे? सभी से हमारा मीनिंग क्या होगा? निर्वाचित और मनोनीत। अब बात आती है, यदि ऐसा होता है तो क्या राष्ट्रपति को अपना पक्ष रखने का टाइम देते हैं? यस,
जब प्रस्ताव पर चर्चा होती है तो 14 दिन पूर्व, 14 दिन पहले राष्ट्रपति को अपना पक्ष रखने के लिए समय दिया जाता है। वो अपना पक्ष रख सकता है पार्लियामेंट में। कितने दिन पहले? 14 दिन पहले वो अपना पक्ष रख सकता है। जब ये प्रस्ताव रख दिया, राष्ट्रपति ने भी अपना पक्ष प्रस्ताव रख दिया, उसके बाद में वोटिंग होती है। जब दोनों सदन, जब प्रत्येक सदन कुल सदस्यों का बहुमत, कुल सदस्यों का बहुमत और मतदान करने वाले सदस्य 2/3 बहुमत से प्रस्ताव को पास कर देते हैं, उसके बाद दूसरे सदन में प्रस्ताव जाता है। ऐसा ही यदि दूसरा सदन कर देता है तो संबंधित राष्ट्रपति को क्या करना पड़ता है? पद छोड़ना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? पद छोड़ना पड़ता है। महाभियोग प्रस्ताव पास माना जाता है। दोबारा देख लीजिए आप, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कई बार एग्जाम्स में पूछा जाता है। देखिए आप, अनुच्छेद 61 में किस प्रक्रिया का उल्लेख? महाभियोग प्रक्रिया का उल्लेख किसमें? अनुच्छेद 61 में। दोबारा बता रहा हूं, महाभियोग प्रस्ताव लाया जाएगा, यानी राष्ट्रपति को हटाने के लिए महाभियोग प्रस्ताव लाया जाएगा या लाया जा सकता है। किस अनुच्छेद में उत्तर है? तुम्हारा उत्तर होगा कौन सा अनुच्छेद? 56, यानी कार्यकाल में। वो कार्यकाल 5 साल से पहले भी रिक्त हो सकता है, महाभियोग से भी हटाया जा सकता है। ये बात है। 61 में किसका उल्लेख है? महाभियोग प्रक्रिया। अगला प्रश्न, राष्ट्रपति को हटाने के लिए महाभियोग प्रक्रिया किस देश से ली गई? तुम्हारा उत्तर होगा कौन सा? अमेरिका। तीसरा, भारत में किस पदाधिकारी को महाभियोग प्रस्ताव या महाभियोग प्रक्रिया से हटाते हैं? तुम्हारा उत्तर होगा कौन सा? राष्ट्रपति। दोबारा बता रहा हूं कि केवल और केवल एक ही पदाधिकारी है भारत में जिसे महाभियोग प्रक्रिया से या महाभियोग प्रस्ताव से हटाया जा सकता है। कौन सा है? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति के अलावा कोई भी पदाधिकारी नहीं है जिसे महाभियोग प्रस्ताव से हटाया जा सकता है। न्यायाधीशों को हटाने के लिए जो प्रस्ताव हो संसदीय प्रस्ताव है, लेकिन इस संसदीय प्रस्ताव की प्रक्रिया होती है वो कैसी होती है? महाभियोग प्रस्ताव जैसी होती है, महाभियोग प्रक्रिया जैसी होती है, लेकिन डायरेक्ट महाभियोग प्रक्रिया, महाभियोग प्रस्ताव शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है। जैसी है इसलिए कह देते हैं। अगला, कारण क्या होगा? कारण होगा कि राष्ट्रपति क्या करता है? संविधान का उल्लंघन करता है, अतिक्रमण करता है। ऐसी स्थिति में क्या लाया जा सकता है? महाभियोग प्रस्ताव लाया जा सकता है। बात आती है प्रस्ताव में भाग कौन कौन लेगा? तो राष्ट्रपति को हटाने के लिए जो प्रस्ताव लाया जाएगा उसमें संसद के किस सदन में प्रस्ताव लाया जाएगा? ये संसद के किसी भी सदन में प्रस्ताव लाया जा सकता है। यानी ये लोकसभा में भी सबसे पहले लाया जा सकता है, ये राज्यसभा में भी सबसे पहले प्रस्ताव लाया जा सकता है। कोई बाध्यता नहीं है, कोई शर्त नहीं है, संसद के किसी भी सदन में प्रस्ताव लाया जा सकता है। नेक्स्ट, ये प्रस्ताव लाने के लिए कितने सदस्यों की सहमति चाहिए? तो 1/4, कुल सदस्यों का 1/4 यदि प्रस्ताव लाने में सहमत है तो ये संसद के किसी भी सदन में प्रस्ताव लाया जा सकता है। दूसरा, संसद के सभी सदस्य भाग लेते हैं। जो ये प्रस्ताव पर वोटिंग होनी है उस वोटिंग में भाग कौन कौन लेगा? केवल और केवल संसद। याद रखना, कौन से? संसद, यानी लोकसभा व राज्यसभा के सभी सदस्य। सभी सदस्य से हमारा मीनिंग निर्वाचित सदस्य और मनोनीत सदस्य। महाभियोग प्रस्ताव में विधानमंडल के सदस्यों की कोई भूमिका नहीं होती। नेक्स्ट देखिए, जब ये प्रस्ताव रख दिया जाता है तो ये प्रस्ताव पर वोटिंग होने से पहले, प्रस्ताव पर चर्चा होने से पहले 14 दिन पूर्व, 14 दिन पहले राष्ट्रपति को अपना पक्ष रखने का अधिकार है। राष्ट्रपति को पक्ष रखने का टाइम दिया जाता है। कितने दिन पहले? 14 दिन पहले। ऐसा होने के बाद संसद में वोटिंग होती है। जब सबसे पहले जिस सदन में प्रस्ताव लाया जाता है उस सदन के कुल सदस्यों का बहुमत और जो मतदान कर रहे हैं, और यदि मतदान 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पास कर देते हैं, उसी प्रकार दूसरा सदन यदि कुल सदस्यों का बहुमत और 2/3 बहुमत से यदि प्रस्ताव पास कर देता है तो संबंधित राष्ट्रपति को पद छोड़ना पड़ता है, उसे हटा हुआ माना जाता है। ये थी हमारी
महाभियोग प्रक्रिया, जिसका उल्लेख इसमें है अनुच्छेद 61 में। अब आप आगे देखिए अनुच्छेद 62 62 आर्टिकल 62 में क्या है, देखिए आप, ऐसा होता है तो क्या हो जाता है, राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाता है। और इस रिक्ति का उल्लेख है आर्टिकल 62 अनुच्छेद 62 में, यानी पद रिक्त होना। किसी भी कारणवश भारत के राष्ट्रपति का पद रिक्त हो गया है, तब क्या व्यवस्था होगी। इस व्यवस्था का उल्लेख है वो किस अनुच्छेद 62 में है। क्या है इसमें व्यवस्था, जब राष्ट्रपति का पद टाइम से पहले, कार्यकाल से पहले रिक्त हो जाता है, तो पहली शर्त तो यही है कि 6 माह में क्या कराने होंगे, चुनाव करवाने होंगे। क्या करवाने होंगे, चुनाव करवाने होंगे। संवैधानिक बाध्यता 6 माह में करवाने होंगे। लेकिन इन 6 माह के दौरान भारत के राष्ट्रपति के रूप में काम कौन करेगा, भारत का उपराष्ट्रपति काम करेगा। कौन करेगा, भारत का उपराष्ट्रपति काम करेगा। दोबारा सुनिए आप, किसी कारणवश या उसने त्याग पत्र दे दिया है, या राष्ट्रपति का देहांत हो गया है, या माननीय राष्ट्रपति को महाभियोग प्रस्ताव से हटा दिया जाता है, तब क्या व्यवस्था होगी या तब कौन काम संभालेगा। इस बात का उल्लेख अनुच्छेद 62 में है। कौन संभालेगा, ये भारत का राष्ट्रपति संभालेगा। कितने टाइम तक, 6 माह तक संभालेगा, यानी चुनाव 6 माह के अंदर कराने आवश्यक है। 6 माह तक भारत का उपराष्ट्रपति किसके रूप में काम करेगा, भारत के राष्ट्रपति के रूप में काम करेगा। जब भारत का राष्ट्रपति पद रिक्त हो गया है और जब उपराष्ट्रपति काम कर रहा है राष्ट्रपति के रूप में, तो वो सारी शक्तियां, सारे अधिकार राष्ट्रपति यूज कर सकता है। सारी वेतन सुविधाएं उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति के जैसी मिलती हैं, राष्ट्रपति की सुविधाएं मिलती है। एक अलग बात, मान लीजिए कि भारत में उस समय उपराष्ट्रपति का पद भी क्या है, रिक्त है, तो राष्ट्रपति के रूप में काम कौन करेगा, भारत का मुख्य न्यायाधीश करेगा। कौन करेगा, भारत का मुख्य न्यायाधीश। दोबारा सुनिए, 6 माह में चुनाव करवाने आवश्यक। जब पद रिक्त हो गया है तो उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में काम करता है। उपराष्ट्रपति भी नहीं है तो भारत का मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति के रूप में काम करेगा। और मान लीजिए कि उपराष्ट्रपति भी नहीं है तो सर्वोच्च न्यायालय का कोई वरिष्ठ न्यायाधीश राष्ट्रपति के रूप में क्या करता है, काम करता है। यह व्यवस्था की गई है। लेकिन यह बात ध्यान रखना, कार्यवाहक राष्ट्रपति की व्यवस्था भारत के संविधान में की गई है और कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में जो काम करेगा वो भारत का उपराष्ट्रपति करेगा। कार्यवाहक राष्ट्रपति जब काम कर रहा है उपराष्ट्रपति वाहक राष्ट्रपति के रूप में काम कर रहा है तो वो सारी सुख सुविधाएं उसे मिलती है। इस बात का भी उल्लेख है। एक बात और मैं आपको बता देना चाहता हूं, देखिए राष्ट्रपति के चुनाव से किसी भी प्रकार का कोई विवाद है तो इस विवाद का भी हल है और इसका विवाद का हल दिया गया अनुच्छेद 71 में। और इस 71 में कहा गया है कि राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित किसी भी प्रकार का कोई विवाद है तो इस विवाद पर निर्णय कौन लेगा, सर्वोच्च न्यायालय लेगा। इस बात का उल्लेख भी अनुच्छेद 71 में है। इसके बाद में मित्रों अपने राष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में अध्ययन करेंगे जो हमारी नेक्स्ट क्लास में होगा। तो आप लक्ष्य कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। अगली क्लास में मिलते हैं। धन्यवाद।